अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी, जिसका नाम है प्यारी बुलबुल। ये कहानी उस वक्त की है जब चीन पर बादशाहों की हुकूमत थी। इनका एक खूबसूरत महल था और महल में सबसे खूबसूरत जगह थी उनका हरा भरा बाग, जिसमें तरह तरह के फूल थे। इनमें से कुछ फूल ऐसे थे जो इसी बाग में पाए जाते थे, दुनिया में और कहीं नहीं। माली ने उनमें छोटी छोटी घंटियां बांध देते थे। बाग इतना बड़ा था कि आप उसे दूर तक देखते जाओ, आप देखेंगे कि वो एक जंगल तक जाता था। जंगल में एक दरिया बहता था और दरिया के साथ एक दरख्त था जिसमें एक बुलबुल रहती। बुलबुल इतनी सुरीली आवाज में गाती, जो कोई उसे सुनता था तो इस पर तिलिस्म तारी हो जाता था। ये सल्तनत इतनी मशहूर थी कि दूर दराज से लोग इसे देखने आते, शायर इस पर किताबें लिखते। वो सब किताबों में उस बुलबुल और उसके गाने को बहुत ज्यादा लिखते। एक दिन बादशाह खुद ऐसी किताब पढ़ रहा था जिसमें उसने बुलबुल के बारे में पढ़ा तो वो ख्वाबों में खो गया। हमारी सल्तनत में ये कौन सा परिंदा है? मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना। उसने अपने वजीर आजम को बुलाया। वजीर आजम, ये क्या है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि हमारी सल्तनत में एक बुलबुल नाम का परिंदा है जो इतनी मीठी आवाज में गाता है कि उसे हमारी सल्तनत का सबसे खूबसूरत बशिंदा माना जाता है। ऐसा क्यों है कि हम इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? वजीर आजम बोला, बादशाह सलामत, मैंने इस परिंदे के बारे में नहीं सुना। तो जाओ उसे तलाश करो और हुक्म दो कि आज शाम महल में आकर गाए। वजीर आजम जल्दी से गया और महल में जिस किसी से भी मिला उसने उनसे पूछा, पर किसी ने भी बुलबुल के बारे में नहीं सुना था। वजीर दोबारा बादशाह के पास आया और बोला, बादशाह सलामत, शायर ने अपने तसव्वुर की बिना पर ये किताब लिखी है। नहीं, जापान के बादशाह ने मुझे ये किताब भेजी है। जो कुछ भी इस किताब में लिखा है वो झूठ नहीं हो सकता। बुलबुल को गाते हुए सुनना चाहता हूँ। शाम तक उसे मेरे पास लेकर आओ, वरना पूरी सल्तनत को सजा भुगतनी पड़ेगी। वजीर आजम के पास और कोई चारा नहीं था। इस परिंदे के बारे में वो हर एक से पूछता रहा, जिस किसी को भी वो मिलता। आखिर में एक छोटी लड़की से मिला। बुलबुल, मैंने उसे देखा है और गाते हुए भी सुना है। वो दरिया के पास रहती है। अगर तुम मुझे बुलबुल के पास ले जाओगी तो मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। एक तरफ वो जंगल में गया और दूसरी तरफ उसने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि परिंदा मिल गया है। वो दोनों जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां अक्सर बुलबुल गाती थी। बुलबुल ने अपना गाना शुरू किया। छोटी बच्ची ने कहा, देखो यही है वो परिंदा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वजीर ने, जो लड़की ने कहा, कुछ भी नहीं सुना। वो बुलबुल के गाने से मुतासिर था। कोई भी उसे गाता सुनकर इस जहां को भूल सकता है। मैंने यकीनन इससे मीठा गाना आज तक नहीं सुना। यकीनन बादशाह मुतासिर हो जाएंगे जब वो ये सुनेंगे। मेरी प्यारी बुलबुल, मेरे साथ महल में चलो। बादशाह तुम्हें गाते हुए सुनना चाहते हैं। ये मेरी इज्जत अफजाई है कि बादशाह ने मुझे तलब किया। मैं यकीनन आऊंगी। अपने साथ वो बुलबुल को लेकर महल की तरफ गए। महल बहुत खूबसूरती से सजा था और अपनी शानो शौकत में चमक रहा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। तमाम दरबारी और नवाब वहां हाजिर थे। एक सोने का स्टैंड रखा था बुलबुल के बैठने के लिए। बुलबुल इस पर बैठ गई और गाने लगी। उसने गाना इतना मुतासिर करने वाला था कि बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोने की अंगूठी बुलबुल के गले में लटका दी जाए। नहीं बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरा गाना पसंद आया, यही मेरा इनाम है। बादशाह ने बुलबुल को हुक्म दिया कि वो महल में रहे। एक सोने का पिंजरा उसके लिए बनाया गया। दिन में 2 मर्तबा और रात में 1 मर्तबा उड़ने की इजाजत दी।
12 سپاہی اس کے لیے وقف تھے۔ بلبل کو اس طرح اڑنا انتہائی ناپسند تھا۔ یہ کچھ ہفتے تک چلتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کو کسی نے ایک باکس بھیجا جس پر یہ لفظ بلبل تراشا گیا تھا۔ یہ یقیناً ایک نئی کتاب ہوگی جو بلبل پر لکھی گئی ہوگی، پر باکس میں کوئی کتاب نہیں تھی، بلکہ ایک بلبل تھی جس پر ہیرے جوہرات جڑے تھے۔ جب اس کی دم کو دبایا جاتا تو وہ بالکل اصلی بلبل کی طرح ہی گاتی۔ اس کے گلے میں ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، یہ بلبل جاپان کے بادشاہ کی ہے، یہ چین کے بادشاہ کی بلبل کے سامنے کسی کام کی نہیں۔ ہر نقلی بلبل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کیا شاندار تحفہ ہے، چلو دونوں کو ایک ساتھ گوائیں۔ دونوں بلبلوں کو ایک ساتھ گوایا گیا، لیکن ان کا گانا اتنا لطف نہ دے سکا جتنا اصلی بلبل کا۔ اصلی بلبل کا جو دل کرتا وہ گاتی، لیکن نقلی والی صرف وہی گا سکتی جو اس کے اندر فیڈ تھا۔ پھر صرف نقلی بلبل کو گوایا گیا۔ اس کی آواز اصلی بلبل کی طرح لگ رہی تھی اور اپنے چمکتے ہیروں کی وجہ سے وہ بہت نایاب لگ رہی تھی۔ نقلی بلبل نے بہت سے گانے گائے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب اس کی خواہش ہے کہ وہ اصلی بلبل کو سنے، لیکن بلبل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بلبل کہاں چلی گئی؟ کیا کسی نے اسے اڑ کر جاتے دیکھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ لگتا ہے جیسے وہ محل چھوڑ کر چلی گئی۔ دربار میں ہر کوئی خوش تھا کہ ان کے پاس نقلی بلبل ہے جسے وہ بار بار سن سکتے ہیں۔ خود انہیں اپنے گانوں سے مسرت دے رہی تھی۔ ہم جاپان کے بادشاہ کے اس تحفے کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ وزیر اعظم، اگلی اتوار کو محفل موسیقی کا اہتمام کرو۔ میری تمنا ہے کہ پوری سلطنت اس کی میٹھی آواز کو سنے۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پر حضور۔ ہر ایک کو یہ اچھا لگا، لیکن ان میں سے کچھ نے اصلی بلبل کو گاتے سنا تھا۔ نقلی بلبل کو بادشاہ کی آرام گاہ میں رکھا گیا۔ ان کے سرہانے پہلے بادشاہ اس کے گانے کو سنتا، اس نے اسے شاہی گویے کی بدی دے دی۔ یہ بدری ایک کپڑے پر سی کر اس کے گلے میں ڈال دی گئی۔ اب نقلی بلبل کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل رہی تھی۔ 1 سال بعد بادشاہ اور اس کے درباریوں نے اس کے ایک ایک گانے کو منہ زبانی یاد کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ گانا شروع کرتی، لوگ ساتھ ساتھ گانے لگتے، پر ہر رات جب نقلی بلبل بادشاہ کے لیے گا رہی تھی تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اس کی مرمت کے لیے ایک گھڑی ساز کے پاس بھیجا۔ بادشاہ سلامت، میں نے اس کی پوری جانچ پڑتال کر لی ہے۔ بہت زیادہ اور بار بار گانے سے اس کے اندر کے تار اور کنیکشن پوری طرح ٹوٹ گئے ہیں۔ اگر میں اس کی مرمت کرنے کی کوشش کروں تو یہ پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب کبھی نہیں گا سکے گی۔ یہ سن کر پوری سلطنت غمزدہ ہو گئی، کیونکہ بلبل پوری سلطنت کے لیے تفریح کا ذریعہ تھی۔ 5 سال گزر گئے، بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی صحت اور بگڑتی گئی۔ رعایا بادشاہ کی صحت مند ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا سوائے اس کے گاؤ گاؤ میری پیاری بلبل گاؤ، میں نے تمہیں اتنے سارے انعاموں سے نوازا ہے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ پر بلبل ہلی نہیں۔ اسی پل بادشاہ نے باہر اپنی کھڑکی کی جانب بلبل کی آواز سنی۔ ایک امید کی کرن اور خوشی بادشاہ کے چہرے پر پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے سوچا کہ اس نے ایک پرندے کا دھندلا سا عکس دیکھا ہے اپنی کھڑکی پر۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا کہ اصلی بلبل کھڑکی پر بیٹھی گا رہی ہے۔ تم واپس آ گئی، گاؤ گاؤ میری پیاری بلبل گاؤ۔ بلبل نے وہاں کچھ اور دیر گایا۔ بادشاہ کی خوشی ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جینے کی اس میں خواہش دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बुलबुल, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, पर आज वापस आ गई हो। तुमने मेरी जिंदगी मुझे दोबारा वापस दे दी है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ। बादशाह सलामत, आपने मुझे पहले ही नाम दे दिया है। मुझे याद है जब मैंने पहली मर्तबा आपके सामने गाया था तो आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक फनकार के लिए इससे बढ़कर इनाम क्या हो सकता है। बुलबुल ने एक और गाना गाया और उसे सुनते सुनते बादशाह को नींद आ गई। उसे सोते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद में बहुत जमाने के बाद सोया है। अगली सुबह जब बादशाह की आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थी। बुलबुल उसके साथ ही बैठी थी और बादशाह पहले से ज्यादा तंदुरुस्त लग रहा था। हमेशा मेरे साथ रहो मेरी प्यारी बुलबुल, तब ही गाओ जब तुम गाने पर आमादा हो। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। नहीं बादशाह सलामत, मैं महल में नहीं रह सकती। जब आपका मुझसे मिलने को दिल चाहेगा मैं आ जाऊंगी। मैं करीब ही घोंसला बना लूंगी। मैं आपके लिए गाऊंगी। अपने तराने के जरिए मैं आपको आपकी सल्तनत के बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर आपको मुझसे कुछ वादा करना होगा। बेशक मुझे बताओ, जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है मैं तुम्हें दूंगा। आपको कभी किसी को ये नहीं बताना होगा कि मैं आपको सल्तनत के बारे में कुछ बताती हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये कहकर बुलबुल चली गई और बादशाह को इस बात का यकीन हो गया कि हमें परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें भी जैसे उनका दिल चाहे जी लेना चाहिए। इन्हें भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। किसी को गुलाम बनाने की इजाजत नहीं। और परिंदे जब आजादी से उड़ते हैं और जंगल और दरख्तों पर गाते हैं तब ही वो बेहतरीन लगते हैं और वो ही उनका असली घर है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।